Hello class 9. Today we are going to study chapter number 9 in your science from the physics section, forces and laws of motion. In this chapter we study about the what is the force, what are the different types of laws of Newton's, and how it related with the motion, what are the balance and unbalance forces, and many more things just related to the laws of motions. So what are the forces? You see that when uh, when we considering about any type of pulling or pushing forces, then when a force is applied to an object, pushing, hitting and pulling of objects are all ways of bringing objects in motion. बच्चों, यहाँ पर मैं बात करना चाहती हूँ कि फोर्सेस एक्चुअली होते क्या हैं। तो देखिए, कभी भी हम देखते हैं कोई भी चीज़ हम खींचते हैं या धक्का देते हैं किसी भी चीज़ को, यानी कि उसको उसकी मोशंस में ला देते हैं, या फिर उस पर्टिकुलर बॉडी जो है उसको उसकी जगह से डिस्प्लेस कर देते हैं और दूसरी जगह ले जा लेते हैं। ठीक है, या मान लीजिए मैंने किसी चीज़ को हिट किया, तो यहाँ से मैंने उसको डिस्प्लेस करके अलग जगह पर फेंक दिया, तो उसकी पोजीशन को हटा दिया। तो ये सब क्या है, ये कैसे हो रहा है, ये फोर्सेस के थ्रू हो रहा है। तो इनको फोर्सेस बोलेंगे। अब फोर्सेस का इसका मतलब है फोर्स का एक पर्टिकुलर जो डेफिनेशन बनेगा वो क्या बनना चाहिए। तो वी डिफाइन एज फोर्स आर द पुलिंग एंड पुशिंग डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट विच चेंजेस द मोशन ऑफ दैन ऑब्जेक्ट, यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट का मोशन चेंज करने का के लिए हम जो भी पुलिंग या पुशिंग या हिटिंग कोई भी मोशन करते हैं और उससे वो जो ऑब्जेक्ट है वो डिस्प्लेस हो जाता है अपनी जगह से, तो उसको बोलते हैं फोर्स। ठीक है, तो फोर्स क्या है? फोर्स कैन बी यूज टू चेंज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू मेक द ऑब्जेक्ट मूव फास्टर और स्लोअर और टू चेंज इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन। मतलब फोर्स यानी कि हम कह सकते हैं कि फोर्स जो है वो किसी भी वस्तु को अगर हम कुछ वेलोसिटी लगा करके उसकी वेलोसिटी में कुछ चेंजेस करके उस ऑब्जेक्ट को फास्टर या स्लोअर मूव कराते हैं जिससे कि उस वस्तु का डायरेक्शन चेंज हो जाता है, तो उसको भी हम मोशन बोलेंगे। अब आता है कि जो फोर्स है उसको पर्टिकुलर डिफाइन किया जाएगा। तो फोर्स के लिए एक फॉर्मूला दिया गया है, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, या और एक्सेलरेशन का नाम दिया गया है डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, यानी कि the rate of change in a velocity of an object, that is called as acceleration, and when this acceleration is multiplies with the mass of an object, then it is called as force. It means हम force को लिख सकते हैं, force equals to mass into delta v upon delta t. We also can say that if any object has a mass and the rate of change of that velocity of that object which having the mass by hitting, pulling or pushing motion, that will be change in the direction of the velocity of that object to move or displace that object in a particular direction or it change its position, then it is called as force. यानी कि फोर्स का मतलब ये हुआ कि किसी भी एक यूनिट पर यूनिट टाइम में जो उसकी वेलोसिटी में चेंज हो जाता है, जिससे कि जो पर यूनिट टाइम में किसी भी ऑब्जेक्ट की अगर वेलोसिटी में चेंज हो रहा है तो उसको एक्सेलरेशन बोलेंगे। और जब इस एक्सेलरेशन को उस वस्तु के या उस ऑब्जेक्ट के भार से या मास से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है तो वो फोर्स के इक्वलेंट हो जाता है। यानी कि फोर्स का ओवरऑल जो फॉर्मूला बनेगा वो ये बनेगा कि किसी भी ऑब्जेक्ट की पर यूनिट टाइम में एक सेकंड में या एक मिनट में या एक घंटे में, यानी कि प्रति एकांक समय में कह सकते हैं, पर यूनिट टाइम में जो भी एक ऑब्जेक्ट है जिसका कोई ना कोई मास है, जिसका कोई ना कोई भार है और उसकी वेलोसिटी में कोई चेंज हो जाता है या उसकी मोशन में कोई चेंज हो जाता है, चाहे वो हम पुलिंग करें, खींचें,
उस वस्तु को या फिर उसको धक्का दें या फिर उसे बहुत तेज़ी से हिट करें, मारें, तो उससे उस वस्तु की वेलोसिटी में जो चेंज आता है पर यूनिट टाइम में, जिससे कि वो वस्तु अपनी जगह को छोड़ करके दूसरी जगह डिस्प्लेस होकर चली जाती है, अपनी पोजीशन को चेंज कर लेती है, तो उसको क्या बोलते हैं? फोर्स। अब फोर्स का बच्चों यूनिट क्या है? यूनिट है फोर्स का न्यूटन। न्यूटन न्यूटन भी कहते हैं। दूसरा बात है फोर्स का यूनिट हमने जो दिया है वो दिया है किलोग्राम मीटर पर सेकंड। किलोग्राम मीटर पर सेकंड। ओके, अब इसके बाद आता है कि जो ये फोर्स है वो कितने टाइप का होता है। फोर्स यहाँ पर दो टाइप के मेनली दिए गए हैं, बैलेंस और अनबैलेंस फोर्स। तो बैलेंस फोर्स का मतलब ये हुआ कि अगर आप किसी भी वस्तु को या कोई भी ब्लॉक है या कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसको आप दोनों साइड से इक्वल फोर्स लगा के खींच रहे हैं और उससे उस ब्लॉक या उस ऑब्जेक्ट की मूवमेंट में कोई चेंज नहीं हो रहा और वह ब्लॉक वैसे का वैसा ही स्थिर है, वहाँ स्टे करता है और कोई मूवमेंट नहीं है उसमें, यानी कि वो अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे? बैलेंस्ड फोर्सेस। बैलेंस फोर्स में कोई भी वस्तु जो है अपनी रेस्ट ऑफ स्टेट में रहती है, रेस्टिंग में रहती है और वो चेंज नहीं करती अपना भी कोई भी मोशन या कोई भी अपना पोजीशन चेंज नहीं करती। तो इसीलिए देखिए लिखा है कि इफ़ द ब्लॉक इज पुल्ड फ्रॉम बोथ द साइड्स with equal forces, the block will not move. Such forces are called as balanced forces and do not change the state of rest or of motion of an object. यानी कि बैलेंस फोर्स जब लगेगा दोनों साइड से तो दोनों ही साइड से इक्वल फोर्सेस लगेंगे उस ऑब्जेक्ट के ऊपर और उससे उस ऑब्जेक्ट की पोजीशन में, रेस्टिंग कंडीशन में कोई भी चेंज नहीं आएगा और उस वजह से वो ऑब्जेक्ट जो है हिलेगा नहीं अपने स्थान से। तो ऐसा फोर्स कहलाता है बैलेंस फोर्स। दूसरा आता है अनबैलेंस फोर्स। मान लीजिए दोनों अपोजिट डायरेक्शन से दोनों अलग अलग टाइप के डिफरेंट पुलिंग और पुशिंग फोर्सेस लग रहे हैं किसी ब्लॉक के ऊपर, तो उससे क्या होगा? जिधर साइड से फोर्स ज़्यादा लगेगा उस साइड में वो वस्तु जो है वो ऑब्जेक्ट मूव कर जाएगा। तो इससे क्या होगा? एक तरफ से ज़्यादा फोर्स लगेगा, दूसरी तरफ से कम लगेगा। तो ऐसे में वस्तु खींचेगी तो खींचने से क्या होगा कि उसमें अनबैलेंसिंग हो जाएगी और वो फोर्स उससे मोशन में चेंज आएगा। तो द टू फोर्सेज आर not balanced and the unbalanced force act in the direction of the block moves. This suggests that an unbalanced force acting on an object bring it in motion. यानी कि unbalanced force जब लगता है तभी कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो मूव करता है, अपने डायरेक्शन को चेंज करता है। इफ बैलेंसेज द पुशिंग फोर्स एंड देयरफॉर द बॉक्स डज नॉट मूव, यानी कि अगर आपने किसी भी बॉक्स के ऊपर धक्का लगाया और धक्का लगाने के बाद जो आपकी तरफ से दोनों फोर्सेस दिए जा रहे हैं इस ब्लॉक को, उतना ही जितना आप धक्का इधर लगा रहे हैं उतना ही ब्लॉक भी आपके ऊपर धक्का लगा रहा है इधर से भी। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका फोर्स अगर इस फोर्स के बराबर है तो ये ब्लॉक मूव नहीं करेगा। यहाँ देखिए इस डायरेक्शन में ये दोनों बराबर हैं तो मूव नहीं कर रहा। और यहाँ पर क्या है, इनका धक्का जो लगा वो ज़्यादा हो गया और इधर से ब्लॉक ने जो है उतना फोर्स नहीं लगाया, कम हो गया, तो ब्लॉक अपनी जगह से मूव कर जाएगा। अब आता है कि हम दूसरा काम अब बताएंगे आपको। दूसरी चीज़ है इसके आगे, फर्स्ट न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन ने इन सब चीज़ों पर स्टडी किया और उसके बाद उन्होंने 3 लॉ ऑफ मोशन दिए थे, जिसमें पहला लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है? न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज ऑल्सो नोन एज कंजर्वेशन ऑफ फोर्सेस एंड इट कैन से दैट फोर्सेस आर नाइदर कैन बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। कोई भी इट इज़ ऑलवेज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी इन दिस वर्ल्ड एंड एनर्जी नाइदर कैन बी डिस्ट्रॉयड और नॉर कैन बी मेक इट ऑलवेज चेंज इट्स फॉर्म्स। यानी कि जो फोर्सेस होते हैं वो कभी भी यहाँ पर ना तो बनाए जा सकते हैं ना नष्ट किए जा सकते हैं, वो केवल अपना स्वरूप चेंज कर लेते हैं, वो अपना फॉर्म चेंज करते रहते हैं। और न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन यहाँ पर ये भी कहता है an object remains in a state of rest or of uniform motion in a straight line under compelled to change that state by an applied force। कि कोई भी वस्तु जो है वो हमेशा अपनी एक रेस्टिंग पोजीशन में तब तक रहेगी जब तक कि उस और स्ट्रेट लाइन में रहेगी, सीधी रहेगी एक समान गति से,
एक ही जैसी अवस्था में तब तक रहेगी जब तक कि उसके ऊपर कोई फोर्स अप्लाई करके, एक्स्ट्रा अप्लाई करके कोई बाहर से फोर्स ना लगा दिया जाए, जिससे कि उस वो अपनी स्थिति को चेंज करने के लिए मजबूर ना हो जाए, कंपल ना हो जाए। लेकिन जब तक आप किसी भी वस्तु के ऊपर, किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई एक्स्ट्रा फोर्स लगा करके उसको हटाएंगे नहीं उसकी पोजीशन से, तब तक वो वस्तु अपनी स्ट्रेट लाइन पोजीशन पे एज इट इज़ अपनी स्टडी स्टेट में रहेगी, अपनी पूर्वत अवस्था में बरकरार रहेगी। यही है न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। और उसने क्या कहा, ऑल ऑब्जेक्ट रेसिस्ट अ चेंज इन देयर स्टेट ऑफ मोशन, कि जितनी भी ऑब्जेक्ट्स हैं वो हमेशा कभी भी अगर उनकी स्टेट ऑफ मोशन में कोई चेंज होता है, कोई भी उनकी गति में चेंज होता है, तो वो हमेशा उस गति का विरोध करती हैं, उसको उस चेंज को जल्दी से स्वीकार नहीं करती, अपनी गति में होने वाले चेंज का विरोध हमेशा करती हैं। और क्वांटिटेटिव टर्म में इसको कहेंगे कि जो अनडिस्टर्ब्ड ऑब्जेक्ट है, कोई आराम से रखी हुई वस्तु है, वो हमेशा तब तक रेस्ट में रहेगी जब तक कि वो अपनी, हमेशा वस्तु जो है अपने रेस्ट में रहेगी। और रेस्ट में जो रहती है तो इसका मतलब है कि उसके सारे पार्टिकल जो है वो एक ही डायरेक्शन में, एक ही फोर्स से बार बार एक ही मोशन में रहते हैं। तो उस सेम वेलोसिटी से जब वो रहते हैं तो उसको बोलते हैं इनर्शिया। और यही फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कहलाता है, यानी कि न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जो है वो लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहलाता है। ये बात ध्यान रखो बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रही हूँ कि द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज ऑल्सो नोन एज द लॉ ऑफ इनर्शिया, एंड इट कैन से दैट एनी ऑब्जेक्ट ऑलवेज स्टे in their undisturbed condition up to the rest until or unless uh, when any extra force is not applied on that object, which tends to change the position of that object. So every particle in that undisturbed or staying object always to keep moving with the same velocity, दैट इज़ कॉल्ड एज इनर्शिया। यानी कि उस पर्टिकुलर जो एक सीधी वस्तु रखी है रेस्ट पोजीशन में, जिसमें कोई भी मूवमेंट नहीं हो रहा है, वो हमेशा एक उनके अंदर एक गुण होता है जिसको बोलते हैं इनर्शिया। उस इनर्शिया की वजह से हर एक वस्तु अपने रेस्टिंग पोजीशन में रहती है, और उसमें जो होने वाले पार्टिकल हैं वो हमेशा अपनी एक सेम वेलोसिटी से ऑलवेज मूव करते रहते हैं। जैसे आपने एक्सपीरियंस किया होगा कि जब आप गाड़ी में जाते हैं तो गाड़ी में क्या होता है कि आप ट्रैवल करते हैं, तो गाड़ी में ट्रैवल करने के दौरान आप गाड़ी की जो डायरेक्शन है, उसी गाड़ी के डायरेक्शन में जिधर गाड़ी को जा रही है उसी डायरेक्शन में आपकी बॉडी भी उसके साथ मूव करती रहती है। और अचानक से एकदम ब्रेक लगता है गाड़ी में, तो क्या होता है कि गाड़ी की जो गति है उसमें तो एकदम से ब्रेक लग गया तो गाड़ी रुक गई, लेकिन आपकी जो रेस्टिंग बॉडी थी वो अभी भी गाड़ी के साथ मूव कर रही थी। इसीलिए आप ब्रेक लगने पर क्या होता है कि आपको झटका सा लगता है और आपका जो शरीर है वो आगे की तरफ थोड़ा झुक जाता है। वो इसीलिए होता है क्योंकि जब गाड़ी मूव करती है, आगे की डायरेक्शन में मूव कर रही है, तो आपकी बॉडी भी उसके साथ मूव कर रही है आगे की डायरेक्शन में। लेकिन जैसे ही गाड़ी वाले ने, उस ड्राइवर ने ब्रेक लगाया, तो गाड़ी की गति में तो क्या हुआ कि रुक गई गाड़ी की गति, एकदम से गाड़ी की गति में अवरोध आ गया। और वो ब्रेक लगाने से तुरंत रुक गई, लेकिन आपका शरीर तो अभी भी मूव कर रहा था आगे की तरफ, तो इसीलिए आपका शरीर जो है थोड़ा सा आगे की तरफ बेंट हो जाएगा। ठीक है। ऐसे ही क्या होता है कि जैसे आपने देखा होगा कि ट्रैवलिंग करते टाइम सेफ्टी बेल्ट्स का लोग यूज़ करते हैं, कार में हो या एरोप्लेन वगैरह में, ताकि एक्सीडेंट ना हो। ये ऐसा क्यों करते हैं? सेफ्टी बेल्ट इसीलिए लगाई जाती है क्योंकि जब आप गाड़ी में बैठेंगे या एरोप्लेन में बैठेंगे तो आपका शरीर भी उसी की दिशा में ही, उसी डायरेक्शन में ही मूव करेगा जिस डायरेक्शन में गाड़ी जा रही है, जिस डायरेक्शन में एरोप्लेन उड़ रहा है। और जैसे ही कोई ब्रेक लगे तो गाड़ी की गति एकदम से बंद हो जाएगी, तो गाड़ी की जो पोजीशन है वो रेस्ट करेगी। तो मगर उस समय गाड़ी तो बंद हो जाएगी, गाड़ी की जो पोजीशन है उसमें रेस्ट हो जाएगा, लेकिन आपकी बॉडी तभी भी आगे की डायरेक्शन में मूव कर रही होगी। तो आपको चोट लग सकती है, आपको झटके लग सकते हैं। उस जर्क से बचाने के लिए आपको सेफ्टी बेल्ट पहनाई जाती है। दूसरी बात है कि अब इसके आगे, ये तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन मैंने आपको बताया। अब हम लोग बात करेंगे इनर्शिया और मास की। तो इनर्शिया का क्या संबंध है, यानी कि इनर्शिया क्या है? एक टाइप का फोर्स है। ये जो फोर्स है, अ फोर्स दैट इज जस्ट इनफ टू कॉज अ स्मॉल कार टू पिक अप अ लार्ज वेलोसिटी विल प्रोड्यूस अ निग्लिजिबल चेंज इन द मोशन ऑफ अ ट्रेन। दिस इज बिकॉज इन कंपेरिजन the train has a much lesser tendency to change its state of motion.
मतलब कहने का ये हुआ कि जब इनर्शिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज मेजर्ड बाय इट्स मास, किसी भी जो वस्तु का इनर्शिया होता है वो हमेशा उसके मास के द्वारा कैलकुलेट किया जाता है। इनर्शिया और मास में बहुत संबंध है। इनर्शिया क्या है? एक नेचुरल टेंडेंसी है किसी भी ऑब्जेक्ट की टू रेसिस्ट अ चेंज, जिससे कि वो उस चीज़ का विरोध करती है जिससे कि वो खुद उस मोशन में आई हो। यानी कि इनर्शिया इज द नेचुरल टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू रेसिस्ट अ चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन और ऑफ रेस्ट। यानी कि जब कभी भी कोई वस्तु अगर रेस्ट की पोजीशन में रहती है तो वो अगर उसकी पोजीशन में आप कोई धक्का लगा के उसको चेंज करने की कोशिश करते हैं तो वो हमेशा उस लगाए हुए फोर्स जिससे कि उसकी वेलोसिटी में चेंज हो रहा है, जिससे उसकी पोजीशन में या मोशन में चेंज हो रहा है, तो वो हमेशा उस चेंज का विरोध करती है। और ये जो मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट है इसी इनर्शिया के थ्रू मेज़र किया जाता है। तो बच्चों आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। थोड़ा सा इनर्शिया में मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगी। जैसे कि आप कोई नीचे बोरी या कट्टा पड़ा होता है या कोई पायदान पड़ा होता है, तो पायदान में क्या होता है कि पायदान तो रेस्ट की पोजीशन में पड़ा हुआ है, और पायदान में क्या हुआ कि आपने उस डोर मैट में जो धूल है, धूल के पार्टिकल हैं, वो भी रेस्ट पोजीशन में रहते हैं। अब होता क्या कि आप एकदम से झटके से जाते हैं और इस पायदान को उठाते हैं। जैसे ही आप इस पायदान को उठाएंगे, यहाँ पर कोई पायदान रख पड़ा हुआ है और ये रेस्ट में है, तो आप इसमें जब रेस्टिंग पोजीशन में है ये, तो इसके अंदर जो धूल के पार्टिकल्स हैं वो भी रेस्ट में है, यानी कि वो भी उसी डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं जिस डायरेक्शन में पायदान का पार्टिकल भी मूव कर रहा है, यानी कि नीचे की तरफ सेटल है। और जैसे ही आपने इस पायदान को एकदम से उठाया और दीवार से टकराया, तो क्या हुआ कि ये जो पार्टिकल्स थे धूल के वो तो इसमें रेस्ट की पोजीशन में थे, और एकदम से जो है आपने पायदान पूरा उठाया, पायदान की जो पोजीशन थी, पायदान का जो प्लास्टिक था उसमें एकदम से आपने झटका दिया, तो यानी कि उसमें गति आ गई, कोई वेलोसिटी में इसकी चेंज हो गया। तो इस पायदान की वेलोसिटी में जब चेंज हुआ तो इसकी पायदान की वेलोसिटी में तो चेंज हुआ, यानी कि इसमें तो ब्रेक लगा, एकदम से झटका लगा, लेकिन इसके अंदर जो धूल के पार्टिकल्स है वो अभी भी रेस्ट की पोजीशन में ही थे। तो इसकी वजह से वो धूल के सारे पार्टिकल बाहर की तरफ एकदम से खिंच के बाहर आ जाते हैं। ठीक है, और पायदान इसी तरह से आप लोग दीवार में पटक पटक के झाड़ते हैं। तो ये लॉ ऑफ इनर्शिया के थ्रू होता है। ओके, तो ये बच्चों यहाँ पर आज हमने इतना पढ़ा, और आगे इसका सेकंड लॉ ऑफ मोशन में अगले पार्ट में बताऊंगी, पार्ट 2 में। तब तक के लिए टिल देन गुड बाय। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर माई वीडियोज़ टू, एंड प्लीज़ कीप वॉचिंग दिस चैप्टर। बहुत ही टफ चैप्टर लगेगा थोड़ी पहले से, लेकिन बट जब आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको पूरा ढंग से समझ में आएगा। इनर्शिया और मास में क्या रिलेशन है, फोर्स क्या है, अनबैलेंस और बैलेंस फोर्स में क्या डिफरेंस है, फॉर्मूले कहाँ कहाँ लगने चाहिए, न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन बहुत ईजी था, वो क्या कहता है, इनर्शिया के बारे में बात करता है। तो ये बहुत ज़रूरी है। ओके, टिल देन गुड बाय, सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर माई वीडियोज़ टू, कीप वॉचिंग। ओके, बाय बाय।